Today our topic is impact of change in economic policy on the business या इफेक्ट ऑफ एलपीजी। ठीक है, कल वाली वीडियो में हमने एलपीजी डिस्कस किया था। इट मीन्स जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जो बनाई थी हमारी गवर्नमेंट ने, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए थे वो हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी कि जो रिफॉर्म्स था उनका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो एलपीजी था उसका फर्स्ट इम्पैक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे अराइज हुआ। फर्स्ट इम्पैक्ट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। इट मीन्स बिफोर 1991, ठीक है, देयर इज ए स्मॉल लेवल पे कॉम्पिटिशन होता था। इट मीन्स इंटरनल कॉम्पिटिशन था हमारे मार्केट में, क्योंकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ही प्रोड्यूसर्स थे मार्केट में। सो बहुत लार्ज स्केल का कॉम्पिटिशन नहीं था। बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स more MNC companies also enter in Indian market, so internal competition is also converted into external competition। और कहता है एक्सटर्नल कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से वही कंपनी मार्केट में सरवाइव कर पा रही थी जिसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। ठीक है, वो मार्केट में सरवाइव कर पा रही थी। जिस कंपनी के पास लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मार्केट को लेफ्ट कर गई। इट मीन्स एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से मार्केट में कंपटीशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि मोर प्रोड्यूसर्स, मोर एमएनसी कंपनियां मार्केट में क्या कर गई, एंटर कर गई। सेकेंड जो इम्पैक्ट है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। इट मीन्स कस्टमर्स की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, बिफोर 1991 फ्यू प्रोड्यूसर्स इज आल्सो अवेलेबल इन इंडियन मार्केट एंड ये प्रोड्यूसर्स जो गुड्स बना देते थे कस्टमर्स को वही गुड्स क्या करनी पड़ती थी, परचेज करनी पड़ती थी, क्योंकि कस्टमर्स के पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं था। बट एलपीजी के रिफॉर्म्स होने की वजह से मोर प्रोड्यूसर्स इंडियन मार्केट में एंट्री करने लग गए। ठीक है, अब मोर प्रोड्यूसर्स इंडियन मार्केट में एंट्री करने लग गया तो कहते हैं एवरी प्रोड्यूसर इज आल्सो अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट। सो हर प्रोड्यूसर कुछ कस्टमर्स को कुछ नया बेटर क्वालिटी की गुड्स देने लग गया, कुछ एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करने लग गया कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि हर प्रोड्यूसर चाह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को क्या करो, अट्रैक्ट करो। और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब आप कस्टमर को कुछ डिफरेंट क्वालिटी की सर्विस अपने कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो कस्टमर आपकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो आप सोचो कहीं ना कहीं कस्टमर्स की डिमांड क्या हुई, इंक्रीज हुई। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। रेवाड़ी में अगर कुछ ही स्कूल हो तो स्टूडेंट्स के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा उन स्कूल में जाने के अलावा। लेकिन जितने ज़्यादा रेवाड़ी में स्कूल होंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, बच्चों के पास मोर अल्टरनेट अवेलेबल है, किसी भी स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हर स्कूल चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन देना। तो इसका मतलब क्या होता है, हर स्कूल कुछ डिफरेंट क्वालिटी की सर्विस अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता है, कुछ अच्छी क्वालिटी की सर्विस अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उनकी तरफ क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो आप देखो स्टूडेंट्स की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है अगर ज़्यादा स्कूल मार्केट में आ जाते हैं। तो अगर कम स्कूल होंगे तो स्टूडेंट्स की डिमांड इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के पास कोई अल्टरनेट ही नहीं है। सेम सिचुएशन इज आल्सो अप्लीकेबल इन कंपनी। उसके बाद बच्चों थर्ड जो इम्पैक्ट आता है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट मीन्स हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत रैपिड स्पीड से चेंज होने लग गया। अब देखो मार्केट में सर्वाइव, ठीक है, करने के लिए वही कंपनी मार्केट में लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रह सकती है जो अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की टेक्नोलॉजी के चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर रही है। क्योंकि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बाद हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में भी बहुत रैपिड स्पीड से चेंज होने लग गया। ठीक है, हर कोई बिजनेसमैन अपनी टेक्निक को अपग्रेड करने लग गया। और बेटा अपग्रेड करने लग गया तो कंपनियों ने अपना एक R&D डिपार्टमेंट ओपन कर लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर कंपनियां कुछ ज़्यादा एक्सपेंस इंक्योर करने लग गई कुछ नई टेक्निक को डेवलप करने के लिए। इट मीन्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत रैपिड स्पीड से क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया। ठीक है, बिफोर 1991 क्या होता था, जो टेक्निक एक बार अडॉप्ट कर ली जाती थी लॉन्गिविटी तक वो टेक्निक क्या रहती थी, अप्लीकेबल की जाती थी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा।
टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट चेंज नहीं था, बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेक्नोलॉजी भी हमारी बहुत रैपिड स्पीड से क्या होने लग गई, चेंज। नेक्स्ट इम्पैक्ट बच्चे आता है फोर्थ पॉइंट, नेसेसिटी फॉर चेंज, यानी चेंज को अडॉप्ट करना नेसेसिटी हो गया हमारे लिए, मैंडेटरी हो गया, ठीक है। बिफोर 1991 हमारे ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो पॉलिसी एक बार अडॉप्ट कर लेते थे, लॉन्गिविटी में वो पॉलिसी हम क्या करते थे, फॉलो करते थे। बट अब क्या होता था, उस पॉलिसी को चेंज करना हमारे लिए क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन आप सर्वाइव तभी रह सकते हो जब अपने आप को मार्केट के चेंज के अकॉर्डिंग क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे या अपने आप को चेंज करोगे, तो आप क्या करोगे, सर्वाइव रह पाओगे। इसका मतलब चेंज को अडॉप्ट करना अब हमारे लिए क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया, ठीक है। अगर हम चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसी कुछ ना कुछ अपनी पॉलिसी में टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट या चेंज नहीं करेंगे, तो यू कांट सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसके बाद बेटा फिफ्थ इम्पैक्ट आता है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इट मीन्स स्किल्ड और क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। देखो यहाँ पर जब ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट स्पीड से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी फास्ट स्पीड से चेंज हो रही है, तो इस टेक्निक के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें कौन से एम्प्लॉय की डिमांड इंक्रीज हुई, वो एम्प्लॉय जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छा स्किल है, जिनके पास नॉलेज है, उन एम्प्लॉय की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ताकि वो एम्प्लॉय इन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या करे, वर्क परफॉर्म कर सके। अब कंपनी ऐसे एम्प्लॉय की डिमांड कर रही थी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इफेक्टिव तरीके से वर्क परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसी वजह से बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, टेक्निकल कॉलेज, ये सब क्या हुए, ओपन हुए, ताकि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी अच्छे क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस को क्या करे, प्रोवाइड कर सके। तो कहने का मतलब बिफोर 1991 हमारे पास बहुत अच्छे क्वालिफाइड एम्प्लॉयज नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। बट अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी टाइम के साथ हम अपग्रेड कर रहे हैं, तो बेटा उन टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें एम्प्लॉय भी क्वालिफाइड चाहिए, अच्छे स्किल्स, अच्छी नॉलेज रखने वाले एम्प्लॉय चाहिए। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय यानी जो ह्यूमन रिसोर्स, जो बेटर ह्यूमन रिसोर्स है, जो नॉलेजेबल ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है सिक्स्थ इम्पैक्ट, मार्केट ओरिएंटेशन, यानी मार्केट ओरिएंटेशन में भी क्या आया, चेंज आ गया। पहले हम क्या करते थे, सेलिंग कंसेप्ट फॉलो करते थे। आज हम सेलिंग कंसेप्ट फॉलो नहीं करते, हम मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। सेलिंग कंसेप्ट में सेलर को क्या माना जाता है, मार्केट का किंग माना जाता है। इट मीन्स व्हाट एवर गुड्स प्रोड्यूस बाय द सेलर, ठीक है, द सेलर सेल ऑल दीज गुड्स इन द मार्केट बाय यूजिंग द हुक एंड क्रुक मेथड। बट इन मार्केटिंग कंसेप्ट वी डू मोर फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इन मार्केटिंग कंसेप्ट में कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, ठीक है। पहले सेलिंग कंसेप्ट को फॉलो किया जाता था, सेलर को मार्केट का किंग माना जाता था, बट अब कस्टमर को मार्केट का किंग माना जाता है। वो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं जो कस्टमर डिमांड करता है, वो गुड्स हम प्रोड्यूस करते हैं जो कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ओरिएंटेशन में भी क्या आया बच्चे, चेंज आया। बिफोर 1991 हम सेलिंग कंसेप्ट को फॉलो करते थे, आफ्टर 1991 आप मार्केटिंग कंसेप्ट को हम क्या करने लग गए, फॉलो करने लग गए। उसके बाद बच्चों सेवंथ जो इम्पैक्ट आता है वो आता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, यानी हमारे पब्लिक सेक्टर के लॉस को सपोर्ट मिला, यानी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने की वजह से हमारे पब्लिक सेक्टर का लॉस मिनिमाइज हो गया। कैसे हुआ, कहता बिफोर 1991 पब्लिक सेक्टर लॉस फेस करता था, तो गवर्नमेंट अपने फंड से उसको फाइनेंस सैंक्शन करके क्या कर देती थी, उस लॉस को रिकवर कर देती थी और पब्लिक सेक्टर की यूनिट कॉन्टिन्यूस रन करती रहती थी। बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक चेंज आया, पब्लिक सेक्टर के सामने भी टारगेट सेट किया गया, कंसर्न अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी सेट की गई, ठीक है। यू अचीव दैट टारगेट विद इन टाइम, इफ द कंसर्न अथॉरिटी इज नॉट अचीव द टारगेट विद इन टाइम, देन कंसर्न अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई, ठीक है। उसको पार्लियामेंट में क्या देना होगा, आंसर देना होगा। तो इससे कंसर्न अथॉरिटी ज़्यादा अटेंटिव होने लग गई, वो ज़्यादा बेटर वर्क परफॉर्म करने लग गई, और ज़्यादा बेटर वर्क परफॉर्म करने लग गई तो पब्लिक सेक्टर अच्छा प्रॉफिट कमाने लग गया। अच्छा प्रॉफिट कमाएगा तो उसका लॉस क्या हो जाएगा,
जाएगा, कम हो जाएगा। साथ ही एक और भी कंडीशन रखी गई, अगर पब्लिक सेक्टर ने बेटर वर्क परफॉर्म नहीं किया, आपने गोल को विद इन टाइम अचीव नहीं किया, तो उस पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। अब सोचो कितनी बड़ी कंडीशन अगर पब्लिक सेक्टर पे लगा दी गई, तो पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं बेटर वर्क परफॉर्म करने लग गया, और बेटा बेटर वर्क परफॉर्म करा तो उसका लॉस भी काफी हद तक क्या हो गया, मिनिमाइज हो गया। पहले इस टाइप की कोई कंडीशन पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट में नहीं रखी जाती थी, सो पब्लिक सेक्टर कॉन्टिन्यूस क्या फेस कर रहे थे, लॉस। बट अब आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पब्लिक सेक्टर का लॉस क्या हो गया, कम हो गया। पब्लिक सेक्टर के लॉस को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल गया, सपोर्ट का मतलब कम हो गया है। उसके बाद बच्चों लास्ट इम्पैक्ट जो आता है, एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल। एक्सपोर्ट ए मैटर ऑफ सर्वाइवल का मतलब होता है बिफोर 1991 इंडियन कंपनी जो गुड्स प्रोड्यूस करती थी इंडियन मार्केट में क्या करती थी, सेल करती थी। बट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वेरियस कंट्रीज के साथ हमारा रिलेशन क्रिएट हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी कंट्री के साथ हमारा रिलेशन क्रिएट हुआ, और रिलेशन क्रिएट होने की वजह से अब हम गुड्स को सिर्फ इंडियन मार्केट में ही सेल नहीं करते हैं, बल्कि फॉरेन मार्केट में भी गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और फॉरेन मार्केट में गुड्स को सेल करने से हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहे हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के साथ साथ हमें फॉरेन करेंसी रिसीव हो रही है, हमारी कंपनी की एक अच्छी गुडविल क्रिएट हो रही है, और साथ ही साथ हमारी जीडीपी भी इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक ये इम्पैक्ट भी पड़ा कि हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए। ठीक है, एक बार मैं इसी पॉइंट्स को फिर समराइज करती हूँ। देखो, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो एलपीजी की हमारी गवर्नमेंट ने किए 1991 की पॉलिसी में, उसका हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। बेटा कंपटीशन बढ़े, क्योंकि एमएनसी कंपनियां एंटर कर गई, तो मोर कंपनीज मोर कंपटीशन। कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, क्योंकि हर कंपनी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को क्या करना चाहती थी, अट्रैक्ट करना चाहती थी। सो कस्टमर्स को बेटर क्वालिटी की सर्विस कंपनियां क्या देने लग गई, प्रोवाइड करने लग गई, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स की डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी बहुत रैपिड स्पीड से चेंज होने लग गया। आर&डी डिपार्टमेंट पर एक्सपेंस कंपनियां ज्यादा इंक्योर करने लग गई। चेंज को अडॉप्ट करना, पॉलिसी अडॉप्ट करना अब कंपनियों के लिए मैंडेटरी हो गया सर्वाइव करने के लिए, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। क्यों, पहले जो पॉलिसी अडॉप्ट कर ली जाती थी, जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली जाती थी, वही चलती रहती थी लॉन्गेविटी तक, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बेटा बेटर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करने के लिए हमें क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स की भी डिमांड इंक्रीज हुई। अब अच्छे जो स्किल्स रखने वाले, जो अच्छी नॉलेज रखने वाले एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय की डिमांड अब ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा करने लग गई। मार्केट ओरिएंटेशन में भी चेंज आया, सेलिंग कंसेप्ट की जगह मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होने लग गई, फॉलो होने लग गई। सेलिंग कंसेप्ट में सेलर को मार्केट का किंग माना जाता है, मार्केटिंग कंसेप्ट में कंज्यूमर को मार्केट का किंग माना जाता है। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने की वजह से पब्लिक सेक्टर का लॉस भी मिनिमाइज हो गया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के सामने कंडीशन रख दी गई कि विद इन टाइम गोल अचीव नहीं कर पाया तो पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से ठीक है, पब्लिक सेक्टर भी ज्यादा बेटर एफर्ट्स करने लग गया, उनका लॉस कम हो गया। अब कहते हैं हम अपनी कंट्री में गुड्स सेल करने के साथ साथ हम फॉरेन में भी गुड्स सेल करते हैं, इससे हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गए, हमें फॉरेन करेंसी रिसीव हुई। ठीक है, तो बच्चों ये थे कि जो एलपीजी के रिफॉर्म्स हुए थे उनका हमारी इकोनॉमी, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से मैनेजमेंट क्या रिस्पॉन्स कर रही है, यानी जैसे एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है उस चेंज के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अपने आप को कैसे चेंज करे, क्या चेंज आया मैनेजमेंट में। मैनेजरियल रिस्पॉन्स का मतलब मैनेजमेंट में क्या रिस्पॉन्स दिया, मैनेजमेंट में क्या चेंज आया एक्स्ट्रा एनवायरमेंट की चेंज होने की वजह से। तो मैनेजरियल रिस्पॉन्स का फर्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। अब कंपनियां डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करने लग गई। सबसे पहले आता है भाई डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, व्हाट यू मीन बाय द डाइवर्सिफिकेशन। कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट। ठीक है, एक कंपनी थी कार बनाती है, कार के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, फर्नीचर बनाना स्टार्ट कर दिया, इसके साथ साथ उन्होंने मेडिसिन बनाने स्टार्ट कर दी। जो मोर देन वन प्रोडक्ट एक कंपनी प्रोड्यूस करती है तो बच्चों डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करती है कंपनी। कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से या बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से हमारे मैनेजमेंट में एक सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये आया
कि अब कंपनियां डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करने लग गई। इट मीन्स वन प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट भी वो क्या करने लग गई, प्रोड्यूस करने लग गई। क्योंकि अगर किसी एक प्रोडक्ट में अगर लॉस हो जाता है तो कंपनी लॉस ही फेस करेगी। मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो हो सकता है मे बी अदर प्रोडक्ट्स में उसको प्रॉफिट हो जाए। तो एक तो मैनेजमेंट में ये चेंज आया कि डाइवर्सिफिकेशन को कंपनियां क्या करने लग गई, अडॉप्ट करने लग गई। फर्स्ट। सेकंड, ज्वाइंट वेंचर या कोलाबोरेशन। कहते हैं ज्वाइंट वेंचर या कोलाबोरेशन का मतलब होता है कंपनियां ज्वाइंटली सर्विस देती है, दो कंपनियां मिलकर वो सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। देखो बेटा, एनवायरमेंटल चेंज होने से पहले या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने से पहले हमारी जो कंपनियां थी वो इंडिविजुअली सर्विस देती थी कस्टमर्स को। और बच्चों, जब इंडिविजुअल सर्विस देगी तो एक्सपेंस कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा बियर करेगी। ठीक है, कंपनी के ऊपर एक्सपेंस का बर्डन क्या पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। उस एक्सपेंस को कम करने के लिए और कस्टमर को अच्छी क्वालिटी की सर्विस देने के लिए कंपनियों ने कोलैबोरेशन को क्या किया, अडॉप्ट किया। अब दो कंपनी आपस में ज्वाइंट होकर कस्टमर्स को सर्विस देती है तो कस्टमर्स की सर्विस की क्वालिटी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, साथ ही कंपनी का एक्सपेंस भी इंक्रीज नहीं होता। जो सर्विस का एक्सपेंस होता है वो दोनों कंपनियां ज्वाइंटली बियर कर लेती है। जैसे एग्जाम्पल है फोर्ड मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ ज्वाइंटली क्या करती है, कस्टमर्स को सर्विस देती है। ठीक है, जनरल मोटर हिंदुस्तान मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन करके और कस्टमर्स को क्या दे रही है, सर्विस दे रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में एक चेंज आया कि जो कस्टमर, आपने देखा होगा एक और है, बैंक पहले अपना सेपरेट एटीएम मशीन स्टैब्लिश करते थे। अब सेपरेट एटीएम मशीन स्टैब्लिश करेंगे तो सारा एटीएम मशीन को स्टैब्लिश करने का एक्सपेंस एक इंडिविजुअल बैंक को बियर करना पड़ेगा। अब 3-4 बैंक आपस में मिलकर एक एटीएम मशीन एक पर्टिकुलर प्लेस पर स्टैब्लिश कर देते हैं ताकि मशीन को स्टैब्लिश करने का जो एक्सपेंस आएगा वो सभी बैंक आपस में क्या कर ले, शेयर कर ले। तो बैंकों ने भी कोलैबोरेशन को क्या कर रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। थर्ड मैनेजरियल रिस्पॉन्स में आता है ब्रांड बिल्डिंग। कहता बेटा एनवायरमेंटल चेंज का एक इफेक्ट हमारी मैनेजमेंट पे ये भी अराइज हुआ, हर कंपनी अपने ब्रांड को लॉयल बनाने पर ज्यादा फोकस करने लग गई। ठीक है, हर कंपनी अपनी गुडविल को इंक्रीज करने पर ज्यादा फोकस करने लग गई। इसलिए कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया, एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशंस पे ज्यादा फोकस देने लग गई ताकि उनका ब्रांड फेमस हो जाए। क्योंकि एक बार अगर कंपनी का ब्रांड लॉयल हो जाता है, गुडविल अच्छी बन जाती है, तो उसके बाद कंपनी किसी भी टाइप का कोई भी चेंज, कोई भी प्रोडक्ट क्या कर सकती है, मार्केट में लॉन्च कर सकती है, प्राइस में भी कोई भी चेंज कर सकती है। तो कस्टमर्स पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो थर्ड आता है हर कंपनी अपने ब्रांड को लॉयल बनाने पर ज्यादा फोकस देने लग गई। फोर्थ आता है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हर कंपनी अब क्या करने लग गई, अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करने लग गई। हर कंपनी लेटेस्ट टेक्निक को अडॉप्ट करने लग गई क्योंकि एवरी कंपनी आल्सो वांट टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और सर्वाइव तभी कर सकती है जो मार्केट की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन यूज होने लग गया। हर मार्केट में जब भी या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे जब भी कोई नई टेक्निक आई तो उस टेक्निक को कंपनियां क्या करने लग गई, अडॉप्ट करने लग गई बेटर प्रॉफिट अर्न करने के लिए। फिफ्थ आता है इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल का मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की सैलरी भी इंक्रीज हुई। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म करता था और ऑर्गेनाइजेशन उसको बहुत कम अमाउंट उसको सैलरी या वेजेज की फॉर्म में पेमेंट करता था। लेकिन कहता है जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आने लगी, क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड इंक्रीज हुई। अब क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स तो अच्छी सैलरी की डिमांड करता है, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं बेटर सैलरी अपने एम्प्लॉयज को क्या करने लग गई, प्रोवाइड करने लग गई। और बेटा अगर कोई एम्प्लॉय और भी बेटर वर्क परफॉर्म करता है तो कंपनी उनको बोनस या एक्स्ट्रा रिवार्ड, उनको मोटिवेशन देने के लिए भी प्रोवाइड करती है। तो एम्प्लॉय का पे स्केल या वेजेज जो होती है, ठीक है, या सैलरी जो होती है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई। आप देख सकते हो पहले प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या जो प्राइवेट स्कूल्स होते थे वो भी टीचर्स को कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं करते थे, बट टाइम चेंज हो गया, कंपनसेशन इम्प्रूव हुआ, तो प्राइवेट स्कूल वाले भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे स्केल से ज़्यादा पेमेंट टीचर्स को देते हैं। तो एक मैनेजरियल रिस्पॉन्स में ये चेंज आया कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा और बेटर सैलरी प्रोवाइड करने लग गई। उसके बाद 6th मैनेजरियल रिस्पॉन्स में आता है कस्टमर फोकस। अब मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा फोकस कस्टमर पे देने लगे,
क्योंकि उसको पता है इफ द कस्टमर इज सेटिस्फाइड देन डेफिनेटली आई अर्न मोर प्रॉफिट या वी अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, अगर कस्टमर मेरा सेटिस्फाई है तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, तब तो मैं डेफिनेटली मार्केट में स्टेबल भी रहूंगी, प्रॉफिट भी अर्न करूंगी। ठीक है, और मेरी गुडविल भी इंक्रीज हो जाती है। तो कंपनी अब ज्यादा फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर देने लग गई। ठीक है, कस्टमर जो गुड्स मार्केट में डिमांड करता है या कस्टमर की जो नीड है वो नीड आइडेंटिफाई करते हैं और उस नीड के अकॉर्डिंग हम गुड्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब सेलर सेटिस्फेक्शन की बजाय हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर अब ज्यादा फोकस देने लगे। तो इट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज से हमारी मैनेजमेंट में भी ये चेंज अराइज हुए। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन को हमने अडॉप्ट किया, जो कोलैबोरेशन में हम सर्विस देने लग गए। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब अपने ब्रांड को लॉयल बनाने पर एडवर्टीजमेंट वगैरह पे ज्यादा फोकस देने लग गए। हर कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने लग गई। ठीक है, एम्प्लॉय का पे स्केल भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इसके साथ साथ कंपनी अब कस्टमर पे ज्यादा फोकस देने लग गई, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड देन डेफिनेटली वी आर प्रॉफिट, कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड देन वी आर नॉट स्टेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो ये आज का बच्चों टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू।